नमस्कार साथियों, अपनी रीट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेस थी वो मैं चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चंस बताए थे कि लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूपी टेट है, सी टेट है, एच टेट है या रीट है, उसमें इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप उस वीडियो को रिमाइंडर करें, एक बार वापस देखें, तो 1 से लेकर जो 22 तक के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर मैंने यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, रीट इनमें जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कस किया था। आज अपन इन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए चलते हैं। बार बार मेरा यही कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समस्या होती है टाइम्स की, जिसके कारण मैं आपको क्लासेस नहीं डाल पाता, लेकिन आप बेफिक्र रहें। रीट की एग्जाम से पहले साइंस के जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th लेवल पर बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कराऊंगा। और मेरा इस साल एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से साइंस के अंदर बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 30 आउट ऑफ 30 यही मेरा टारगेट है। बार बार मेरा एक ही कहना है कि नवीन सर की जितनी भी क्लासेस डाल रहे हैं ये सारी निःशुल्क है और आप इनको ज्यादा से ज्यादा कई बार देखें और ज्यादा से ज्यादा आप इनको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। थैंक यू। आगे अपन क्लासेस को आज स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कोर्स के अंदर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें कि आपको कोई मिक्सचर दे दिया जाए, मिक्सचर का मतलब आपको पता है कि उसके अंदर कई चीजें मिली हुई होंगी। मिक्सचर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उनको आप कैसे अलग करेंगे। आपको पता है दो चीजें हैं, एक कंपाउंड है और एक मिक्सचर है। जहां सेपरेशन की बात आएगी वो मिक्सचर के लिए आएगी। जैसे मान के चलिए आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को आपस में मिलाया जाएगा और उससे मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कई सारे कंपाउंड्स हैं या कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें सेपरेट करना है। और बाकायदा उन्होंने कोर्स के अंदर दिया भी है कि मिक्सचर्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स है या मिक्सचर के अंदर कंपाउंड्स हैं तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे। एक प्रोसेस पर ज्यादातर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप सबने सुना भी होगा, जिसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर आपको पता है जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाते हैं। वो प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस या ऊर्ध्वापर्तन प्रोसेस कहलाता है। मिक्सचर के अंदर कई कंपाउंड हैं, कई यौगिक हैं, उनको सेपरेट करने की अलग अलग विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसी बेसिस पर है। आपको कहा गया कि अमोनियम क्लोराइड और नमक को आपस में मिला दिया गया है, तो आप इसको कैसे आपस में सेपरेट करोगे। अमोनियम क्लोराइड आपको पता है नौसादर है, NaCl सोडियम क्लोराइड आपको पता है नमक है। अमोनियम क्लोराइड और नमक को आपस में मिला दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप कैसे सेपरेट करेंगे। 3 चीजें आप हमेशा याद रख लें। नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप सब नौसादर कहते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज जिसे हम नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं या कपूर की गोलियां कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन अगर आपको आयोडीन दिखाई दे दे तो आप बेधड़क होकर ध्यान रखें, इनको अलग करने का एक ही तरीका है और वो सब आपने सुना होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन प्रोसेस है। अमोनियम क्लोराइड और नमक आपस में मिले हुए हैं। आप जैसे ही गर्म करोगे अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होगा। अमोनियम क्लोराइड के अंदर ऊर्ध्वापर्तन विधि पाई जाएगी, या मैं ये कहूं सब्लिमेशन होगा, ऊर्ध्वापर्तन होगा और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधे वेपर में बदल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इस समय आंसर क्या जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। देखें, ऊर्ध्वापर्तन विधि, सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपको पता है सब्लिमेशन प्रोसेस 3 चीजों के लिए लगेगा। या तो अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होगा, अगर किसी मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड हो, किसी मिक्सचर में आयोडीन हो, किसी मिक्सचर में नेफ्थलीन की गोलियां हो, तो बेधड़क होकर कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। प्रभाजी आसवन विधि आपको पता है उन लिक्विड्स के लिए लगाई जाती है
जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, विशेष प्रभाजक स्तंभक काम में लिया जाता है और प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। अभी आ जाएगा पृथककारी कीप द्वारा और 14 क्रिस्टलीकरण प्रोसेस द्वारा। तो हमारे कोर्स के अंदर मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने की अलग अलग विधियां हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस है, ऊर्ध्वापर्तन विधि है, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वापर्तन विधि से अलग करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगर होता नमक और आप आयोडीन को कैसे अलग करोगे तो भी ऊर्ध्वापर्तन विधि जाता। आपसे कहता नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड है उनके मिक्सचर को कैसे अलग करोगे तो भी आप आंसर कौन सा लगाते, ऊर्ध्वापर्तन विधि लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया शुद्ध कॉपर को आप कैसे प्राप्त करोगे। वैसे तो क्या होता है, शुद्ध कॉपर को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वैद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। लेकिन यहां मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दे नहीं रखा, तो मेटल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है, शुद्ध कॉपर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, वाष्पीकरण विधि, प्रभाजी आसवन विधि, पृथककारी कीप विधि या क्रिस्टलीकरण प्रोसेस। तो शुद्ध कॉपर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस होता है। क्रिस्टलीकरण प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस के अंदर जैसे मान लीजिए हमें फिटकरी है, कोई अशुद्ध फिटकरी है और हमसे कहा गया इस अशुद्ध फिटकरी को आप शुद्ध फिटकरी में बदलें। तो क्या करते हैं, अशुद्ध फिटकरी का संतृप्त विलयन बना लिया जाता है, अशुद्ध फिटकरी को पानी में डालकर संतृप्त विलयन बना लिया जाता है और फिर उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है तो फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यही विधि क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। अगर एग्जामिनर आपसे कहे शुद्ध कॉपर को कैसे प्राप्त करोगे, अगर वैद्युत अपघटन विधि आंसर है तब तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जाएगा, अगर आंसर वो नहीं है तो हम कहेंगे क्रिस्टलीकरण प्रोसेस। यानी हमारे पास कॉपर और उसके अंदर कोई अशुद्धि है तो हम क्या करेंगे, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट के, एक्चुअल में यहां पर ये सही रूप से क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की क्या विधि है, शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की विधि क्या है, तो आप कहोगे क्रिस्टलीकरण प्रोसेस। फिटकरी को शुद्ध प्राप्त करने की विधि क्या है, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस। और अगर एग्जामिनर कर भी दे कि नहीं साहब मेटल, शुद्ध कोई मेटल्स प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड हमेशा ध्यान रखें वैद्युत अपघटन विधि है। लेकिन क्योंकि 6th 7th 8th 9th 10th में से हमारा क्वेश्चन आना है और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप मेटल्स को कैसे प्राप्त करोगे या शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने की आपके पास विधि क्या होगी, अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो फिर हमें आंसर क्या करना है, क्रिस्टलीकरण विधि। जैसे मान के चले क्रिस्टलीकरण विधि को मैं आपको वापस समझा दूं, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, वो इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी है, तो हम कॉपर सल्फेट को पहले पानी में मिला लेंगे, फिर उसके बाद उस पानी को गर्म करेंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका संतृप्त विलयन ना बन जाए। संतृप्त विलयन बनने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करने दिया जाएगा तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हमें शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना हो, शुद्ध फिटकरी प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलीकरण विधि है। आज मैंने मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने की दो विधियां बताई हैं, एक तो सब्लिमेशन प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण विधि। तीसरा आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछा है। ध्यान रखें हमारे कोर्स में बाकायदा उन्होंने दिया हुआ है, आप ये बताएं इनमें फिजिकल चेंज कौन सा है, इनमें केमिकल चेंज कौन सा है, इनमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है, इनमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। और ऐसा एग्जामिनर की पूरी संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान के चलिए आपने कागज के टुकड़े कर दिए, तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बना, पहले भी वो कागज था, आज भी कागज है, तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अगर हमने सामान्यतः भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, सामान्यतः भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। क्या मतलब है, जैसे आपने बर्फ ली, बर्फ पिघल गई तो पहले भी वो H2O था और बाद में भी वो H2O है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पानी को वापस अगर आप ठंडा करोगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा, इसीलिए सामान्यतः भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं
रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनके अंदर सामान्यतः नया पदार्थ बनता है। जैसे मान के चलिए आपने लकड़ी को जलाया, तो जो लकड़ी है, कॉक है या कोयला है, इन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। जैसे ही आप इनको जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे, तो जो जलाया जाता है तो जलाएंगे तो एयर से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो लकड़ी हो चाहे कोक हो, इनको जलाने पर, दहन करने पर एक नया पदार्थ CO2 बनता है। हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होते हैं उनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। अगर आप उनका कंबशन करोगे, उनका दहन करोगे, तो नया पदार्थ वाटर और CO2 बनेगा। इसीलिए जितने भी कंबशन प्रोसेस है, जितने भी दहन प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर या तो CO2 बनती है या CO2 या वाटर बनते हैं। इसीलिए जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो दहन है, वो किसके अंदर आता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। और जो ये दहन है, ये उत्क्रमणीय नहीं बल्कि कैसे प्रक्रम होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। वापिस देखें, पहला ऑप्शन आपसे कहा पेड़ों को काटना। आप खुद ही सोचे, आपने पेड़ लिए, आपने उनको काटा, तो वो पहले भी वुड है और बाद में भी वुड है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो पेड़ों को काटना भौतिक परिवर्तन है। कोई भी चीज अगर मेल्ट होती है, जैसे आपने मक्खन लिया, अब वो पिघल गया, तो पहले भी वो मक्खन है, पिघलने के बाद भी वो मक्खन है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसीलिए कोई भी चीज मेल्ट होती है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। आपने पानी को उबाला तो पहले भी वो H2O है और वेपर फॉर्म में भी वो H2O ही होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसीलिए पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है, मेल्ट होना भौतिक परिवर्तन है, वाटर की वेपर बनना भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अभी मैंने बताया, किसी भी आप लकड़ी को जलाओगे या कागज को जलाओगे, तो लकड़ी या कागज को जलाने पर नया पदार्थ CO2 या वाटर बनता है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्रण, मिक्सचर, नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर, कई चीजों को मिक्स किया गया है इसीलिए मिक्सचर है। आइस तो H2O है, लोहा Fe है, चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, ब्लड, आपको पता है आइस तो कंपाउंड है, H2O एक ही कंपाउंड है, लोहा एलिमेंट है, बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, और ब्लड आपको पता है ब्लड मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा है और साथ में ब्लड कार्पल्स भी होती है। इसीलिए जो आपका ब्लड है वो किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का एग्जांपल। जो बर्फ है वो कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में कंबाइंड हो गए। आयरन एलिमेंट है, तत्व है, बिना बुझा चूना भी यौगिक है। लेकिन जो आपका ब्लड है वो मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा, रक्त कणिका है, कई कंपोनेंट्स। एक तत्व X है, उसके ऑक्साइड का सूत्र XO है। एक तत्व X है और उसके ऑक्साइड का सूत्र X, एक तत्व X है और उसके ऑक्साइड का सूत्र XO है। ऑक्साइड होता है O-2, तो इसका मतलब X के ऊपर +2 चार्ज रहा होगा और सरल अनुपात में इनका सूत्र XO बना होगा। अब ये जो तत्व X है, अगर ये नाइट्राइड के साथ कंबाइंड होगा, नाइट्राइड होता है N-3, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बनेगा X3 और N। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका आंसर थर्ड होगा X3N2, क्योंकि जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड बोला है, नाइट्राइड N-3, N-3 नाइट्राइड कहलाता है, तो फॉर्मूला बनेगा X3N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और केरोसिन को आपस में अलग करते हैं। अब आपने देखा पानी और केरोसिन, ये दो इमिसिबल लिक्विड। पानी के अंदर अगर आपने तेल मिला दिया तो आप सबको पता है दोनों की डेंसिटी में अंतर होता है। तेल की डेंसिटी कम है, ऊपर आ जाएगा, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, नीचे आ जाएगा। तो जब डेंसिटियों के अंदर अंतर होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है डेंसिटी प्रोसेस के द्वारा, या इसी चीज को हम बोलते हैं निथान, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? निथान। पानी और केरोसिन की डेंसिटी में अंतर है। पानी हैवी है, केरोसिन या तेल हल्का है। केरोसिन की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। पानी नीचे रह जाएगा, केरोसिन ऊपर रह जाएगा। केरोसिन को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? निथारना कहलाता है।
और जल और केरोसिन का जो मिक्सचर है उसको डेंसिटी प्रोसेस के द्वारा या निथारने के द्वारा क्या करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसने कहा एलिमेंट तो है नहीं, मिक्सचर भी नहीं है, अधातु भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। यौगिक आपको पता है, मिक्सचर तो वो चीज होती है जिसके अंदर कई चीजें मिक्स हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व आपस में कंबाइंड होते हैं और एक रेशो के अंदर कंबाइंड होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्व आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। तो यहां CO2 एक कंपाउंड है। अभी भी बताया पानी का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? वाटर लिक्विड, वेपर में बदला। पहले भी सब्सटेंस वाटर था, बाद में भी सब्सटेंस वाटर ही है। कोई नया प्रकार का पदार्थ नहीं बना, साथ ही साथ ये प्रक्रम रिवर्सिबल होता है। इसीलिए जल का बर्फ में बदलना, जल का यहां पूछा है, बर्फ पूछा है, ये वेपर का एग्जांपल है। जैसे जल है, हमने इसको बर्फ में बदला, तो जल का बर्फ में बदलना आपके समझ में आ गया होगा कौन सा प्रोसेस है। जल है, हमने इसको बर्फ में बदला, हमने क्या किया, इसको पानी लिया, उसको फ्रीज कर लिया, आइस बना ली। पहले भी पानी है, बाद में भी आइस का फॉर्मूला पानी है। कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, कोई नया पदार्थ बना नहीं, इसीलिए ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की कैसी प्रकृति है? Al2O3। सामान्यतः जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, लेकिन जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स है और बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड्स वो है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एसिड के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बना लेता है और बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्युमिनेट बना लेता है। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की बैलेंसी पूछी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की बैलेंसी। क्लोरीन आपको पता है 17, इसका विन्यास है 287। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो बैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता का। यहां पर मतलब ये है कि वैसे तो संयोजकता का मतलब होता है सहयोग करने की क्षमता, कि कोई तत्व कितने एलिमेंट्स के साथ सहयोग कर सकता है, वो चीज बैलेंसी कहलाती है। लेकिन यहां हम देखें तो क्लोरीन आपको पता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए यहां पर क्लोरीन की जो बैलेंसी है वो एक है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अगर हम सल्फर की बात करें, परमाणु क्रमांक 16, विन्यास से 286। आपको पता है इसको ऑक्टेट करना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी सल्फर बनाता है सल्फाइड और क्लोरीन बनाता है क्लोराइड। तो समझ में आ गया होगा, सल्फर की बैलेंसी हो गई 2। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 12, इसका विन्यास है 282। समझ में आ गया होगा, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी। तो 9th के लेवल में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये 9th की बुक का क्वेश्चन है। तो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या है? तो बैलेंसी का मतलब यह है कि कोई एलिमेंट या कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? बैलेंसी कहलाती है। क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी बैलेंसी 1 है। सल्फर अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बैलेंसी 2 है। और मैग्नीशियम क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैग्नीशियम मेटल, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहां पर जो मैग्नीशियम है इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन परमाणु के 2 आइसोटॉप्स है, ये और ये, इनके पाए जाने की प्रायिकता इतनी और इतनी है। आपसे कहा गया इनका औसत परमाणु भार निकालें, तो आप सबको पता होगा इनका औसत परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला M1
x1 परसेंटेज प्लस m2 x2 परसेंटेज। इससे आप कर ले, आपके पास आ जाएगा। m1 मेरे पास यहां कितना है, जो ब्रोमीन है इसका मास है 79 मल्टीप्लाई इसका परसेंटेज है 49.7/100 प्लस इसका m2 कितना है 81, पाए जाने की प्रायिकता 50.3%। सॉल्व करोगे तो वैसे भी आपको दिख रहा है औसत निकालना, तो आंसर 79 और 81 के बीच में आएगा। तो 79 और 81 के बीच में आएगा तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आंसर 80.006। इसको कैलकुलेट करोगे तो औसत परमाणु भार 80.006 आएगा। वैसे भी 79 और 81 का अगर औसत निकालोगे तो 80 आता, तो वैसे भी पता चल जाएगा। अब औसत परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला m1x1 परसेंटेज प्लस m2x2। Z बराबर 3 है, उसकी आपको संयोजकता बतानी। Z बराबर 3 का मतलब हो गया लिथियम, लिथियम की बात कर रहा है। विन्यास 2-1, आपको पता है इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागी का और इसको हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो Z बराबर 1 वाले तत्व की जो वैलेंसी है वो 1 है, और आपको दिख रहा होगा वो तत्व कौन सा होता है, लिथियम होता है। विषमांगी मिश्रण कौन सा है, सोडा जल। आपने पानी लिया और उसमें सोडा मिला दिया, वो सोडा जल मिल गया। अब सोडा जल जो है उसके अंदर आप कहीं भी देख लो तो आपको एक जैसा ही फॉर्मूला मिलेगा या एक जैसा ही कंपोजिशन मिलेगा। सोडा जल समांगी मिश्रण है। पहले भी मैं बता चुका, जो आपको दिखाई दे कि इसकी 2 फेज है वो विषमांगी मिश्रण होता है, पर जिसकी एक ही फेज दिखाई दे वो समांगी मिश्रण है। नाम से पता चल रहा सब जगह एक हो वो समांगी है, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो वो विषमांगी है। पानी के अंदर आपने तेल मिला दिया, तेल ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ये विषमांगी है। पानी में आपने चीनी मिला दी, सब जगह चीनी एक जैसी मिलेगी, वो समांगी है। सोडा वाटर समांगी का उदाहरण है। वायु समांगी मिश्रण, जल में नमक समांगी मिश्रण, लेकिन नमक और सल्फर को मिला दोगे तो नमक कहीं ज्यादा मिलेगा कहीं सल्फर ज्यादा मिलेगा, इसलिए एक ऐसा मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। निम्न में से कौन सा पदार्थ मिश्रण है, अभी बताया था मिश्रण की पहचान ये होगी कि उसमें 2 या 2 से ज्यादा अवयव होंगे। बर्फ आपको पता है H2O है, एक ही अवयव है। लोहा आयरन है, एक ही अवयव है। चीनी C12H22O11 है। सुक्रोज एक ही अवयव है। लेकिन जो ब्लड है वो मिश्रण है। दूध भी मिश्रण है। दूध में जो 2 चीजें हैं आपको पता है, दूध में वाटर है और साथ में दूध में फैट है, तो इसीलिए जो दूध है वो किसका उदाहरण होता है, मिश्रण का होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। पहले कोष्ठ में आपको पता है 2n² से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। दूसरे कोष्ठ में अधिकतम 8, 281। चौथा ऑप्शन वैसे भी देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। पहले कोष्ठ में 2, दूसरे कोष्ठ में 8, तीसरे कोष्ठ में 1, इसीलिए इसका आंसर 4। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और थैंक यू। और आपको मेरी क्लास अगर ज्यादा से ज्यादा समझ में आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, और इस चीज की आप चिंता ही ना करें कि सब रीट से पहले हमारा सिलेबस होगा, नहीं, 100% सिलेबस होगा। और जो भी आपके रीट के साइंस के 30 की 30 क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेरा प्रयास ही रहेगा कि आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें। थैंक यू। आज